नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 28 ऑफ द फेब 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 28 ऑफ द फेब। आज क्या सेलिब्रेट होता है? तो याद रखना, आज ही के दिन मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड रेयर डिजीज डे। यानी कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं। ठीक है, लाख 2 लाख करोड़ों लोगों में किसी एक को होती है, लेकिन उसका कोई इलाज भी नहीं होता है। तो ऐसी बीमारियों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन सा डे मनाया जाता है? लास्ट जो डे होता है फेब का, उसको हम वर्ल्ड रेयर डिजीज डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार 28 इज द लास्ट डे। कभी कभी 29 भी हो जाता है, तो उस दिन को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा डे आज के दिन सेलिब्रेट होता है? तो सिंपल याद रखना, आपने इनके बारे में सुना होगा, इनकी कहीं ना कहीं फोटो देखी होगी। कौन है ये? तो सीवी रमन। क्या किया था इन्होंने? ऐसा क्या आज सेलिब्रेट होता है? तो सिंपल सा समझना, देखो आपने एक नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज। ठीक है, और जो नोबेल प्राइज है वो सबसे पहले भारत में किसको मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, कौन सी बुक के लिए? तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, गीतांजलि। कौन सी? गीतांजलि बुक के लिए उनको दिया गया था फर्स्ट नोबेल प्राइज। ठीक है, कौन से फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में। सेम ऐसे ही बहुत सारे लोगों को भारत में मिल चुका होगा। तो आपका मेरा पहला घर का क्वेश्चन ये है कि कितने इंडियंस को हमारे यहाँ पर नोबेल प्राइज मिल चुका है? आप उनका नाम, उनका ईयर और उनका फील्ड मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो आपके 2 काम होंगे, आपको वो चीजें भी याद हो जाएंगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की तरफ से या एशिया की तरफ से सबसे पहला नोबेल प्राइज किसमें? फिजिक्स में या साइंस में किसको मिला था? तो सिंपल याद रखना, सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। और सीवी रमन ने क्या किया था? 1928 में आज ही के दिन क्या डिस्कवर किया था? कौन सी थ्योरी दी थी? तो याद रखना, उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। और व्हाट डू यू मीन बाय रमन इफेक्ट? तो आपके सामने एक इमेज बनी है, आप समझ चुके होंगे कि जब भी किसी लाइट को, है ना, प्रिज्म से पास किया जाता है व्हाइट लाइट को, तो उसमें से विबग्यो और कलर बनते हैं। उनमें हर कलर की फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होती है अलग अलग होती है। ये सारे डाटा बताने वाले कौन थे? सीवी रमन। तो इसे हम क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट। ठीक है, तो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करने की वजह से आज ही के दिन को क्या बनाते हैं? नेशनल साइंस डे। यानी कि साइंस का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनको क्या मिला था? तो नोबेल प्राइज भी मिला था, याद रखना, फिजिक्स में पहला 1930 में, 1930 में। और आज के दिन को क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल साइंस डे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2023 में हमने चंद्रयान 3 भेजा था। चंद्रयान 3 किस दिन पहुंचा था मून के ऊपर? तो 23 ऑफ द अगस्त। तो 23 ऑफ द अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे। नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 ऑफ द जनवरी होता है। तो ऐसे बहुत से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इंडिया सीक्स टू कट स्टेट शेयर्स ऑफ फेडरल टैक्सेस। देखो है क्या समझना, हालांकि इस न्यूज को काफी बार डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो होता क्या है, मैंने कहा कि मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स की फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट से भी आता है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर आपका हरियाणा है, यहाँ पर आपका राजस्थान है और यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इन स्टेट से टैक्स कहाँ जाता है? रिवेन्यू जनरेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो ये रिवेन्यू जनरेट होता है उससे सरकार अपना खजाना भरती है, और खजाना भरने के बाद इन स्टेट को कुछ वापस भी देगी। तो ये जो पैसा वापस दिया जाता है, रीएलोकेशन होता है मनी का। इस रीएलोकेशन को करने का काम किसका होता है? फाइनेंस कमीशन। एंड फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में इसके बारे में लिखा हुआ है। यानी कि बेसिकली फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, 1 + 4। 1 कौन होता है? इसका हेड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चीफ फाइनेंस कमिश्नर।
पहला कब बना था? तो याद रखना फर्स्ट था KC नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ फाइनेंस कमिश्नर या फर्स्ट फाइनेंस कमीशन भी कह देते हैं। अभी कौन सा चल रहा है? तो अभी 15th चल रहा है, जिसका नाम क्या है? NK सिंह। ठीक है, याद रखना, डायरेक्टली पूछ लेता है। अच्छा, अगला कौन सा होगा? 16th फाइनेंस कमीशन कब से बनेगा? तो ये बनेगा 2026 से, और इसके हेड किसको बनाया गया? तो याद रखना अरविंद पनघड़िया। तो अरविंद पनघड़िया को इसका क्या बनाया गया है? हेड बनाया गया। ये 2026 से लागू होगा। ठीक है, समझ गए क्या काम करता है, क्या काम है, क्या नहीं है, कैसे पैसा आता है, उसको एलोकेट करता है। तो अभी तक क्या हो रहा था समझना, अभी तक बेसिकली ये हो रहा था कि जितना पैसा आता था 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि पहले 32% मिलता था, इसने रिकमेंड किया कि भाई 42% होना चाहिए। तो जब 15th फाइनेंस कमीशन बना तो उसने इसको क्या किया? 41% के ऊपर लागू कर दिया, 1% कम करके। तो अभी 41% है। ठीक है, अभी एक न्यूज निकल के आ रही है कि 2026 से सरकार क्या करेगी? इस टैक्स के जो शेयर होता है उसको घटाकर 40% करने वाली है, यानी कि 1% कम कर देगी। और अगर 1% कम कर देगी तो उससे सरकार को लगभग 300 बिलियन प्लस का क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा, सरकारी खजाना बचा रहेगा, क्योंकि सरकार तो खजाने से पैसा दे रही है। अब एक मैटर निकल के आता है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं बट उनको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कोई इनकम जनरेट नहीं करते लेकिन उनको पैसा बहुत मिलता है। जैसे अभी हमारी जो सरकार चल रही है ना, NDA अलायंस है ना, जिसको नीतीश डिपेंडेंट अलायंस या नायडू डिपेंडेंट अलायंस भी कहते हैं, आप जानते होंगे है ना, कि नीतीश और नायडू अगर चले जाते हैं तो सरकार गिर जाती है। तो अभी बिहार को खूब पैसा दिया गया बजट में, बिहार ही बिहार था। क्यों? क्योंकि वो भाग ना जाए, क्योंकि जो नीतीश कुमार है बिना पेंदी का लोटा है, किधर भी लुढ़क सकता है ना। आंध्र प्रदेश, उसको खूब सारा पैसा दिया गया। तो दूसरे जो स्टेट है वो चिढ़ते हैं इस बात से। तो जो साउथ वाले स्टेट है उन्होंने अभी पिछले कुछ महीनों पहले कहा था कि ये जो 41% है ना, इसको बढ़ाकर 50% पे फिक्स कर दिया जाए। और एक चीज और आती है, याद रखना, आपने एक वर्ड सुना होगा, सेस एंड सरचार्ज। सेस होता है किसी भी चीज के ऊपर सरकार ले लेती है, जैसे एजुकेशन के नाम पर सेस ले लिया है ना, एनवायरनमेंट के नाम पे टैक्स सेस ले लिया, तो उसे सेस कहते हैं। जो सरकार खुद कितना भी लगाती रहती है, बट ये जो पैसा है, इस पैसे को सरकार स्टेट से शेयर नहीं करती है, ये पैसा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, शेयर नहीं होता है, और ये सरकार बढ़ाई जा रही है। तो साउथ वाले स्टेट का कहना था, तमिलनाडु जो कर्नाटक जैसे स्टेट है, कि भाई सेस और सरचार्ज के पैसे को भी शेयर करो हमसे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ले तो वहीं से लोगों से रहे, वहीं की कंपनियों से ले रहे हैं। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स लग्जरी आइटम्स पे। मान लो किसी की सैलरी 30 लाख रुपए प्लस है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, रेंज कुछ भी हो सकती है, उसका मान लो टैक्स है 10% फॉर एग्जाम्पल, तो सरकार उसकी लग्जरी, उसकी हाई सैलरी होने के ऊपर 30% के ऊपर जो पैसा आया उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। एंड दिस मनी, ये जो पैसा निकल के आता है, इसको भी शेयर नहीं किया जाता है, किससे? स्टेट से। अब स्टेट हो गई दुखी, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साउथ वाले स्टेट ने कहा कि भाई इन दोनों को भी शेयर करो, प्लस इसको 50% कर दो। लेकिन न्यूज क्या निकल के आ रही है कि सरकार इसको 1% कम करने वाली है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट आपस में भिड़ते हैं, कौन कौन से स्टेट में क्या कंफ्यूजन होता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है? तो याद रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके 5 मेंबर होते हैं, 1+4। अभी कौन है, पहला कौन था, लास्ट कौन था, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ओके, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा चार्ट बता रखा है कि 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन में कैसे कैसे उसको शेयर किया जाता था। फिर दोबारा न्यूज में आएगा तो हम पढ़ लेंगे। हाँ, एक बात और याद रखना, कुछ स्टेट होते हैं जैसे जो बॉर्डर स्टेट हैं, ठीक है, याद रखना ये सारी बातें। मुझे बताना कितने स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं, जिनको या तो बॉर्डर एरियाज पर हैं, या फिर वो हिली रीजन में है, या फिर वहां पर फॉरेस्ट यानी कि जंगल बहुत ज्यादा है, या फिर वहां पर कह सकता हूं कि इनकम की सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहते हैं। आर्टिकल 371 में डाला गया है। ठीक है, 370 अलग है, वो जम्मू कश्मीर के लिए था, याद रखना। 371 में मुझे बताना कितने स्टेट है और उनके नाम बताना, कितने स्टेट, 10 है कि 11 है बताना। ठीक है, जैसे अभी बिहार जो था उसको खूब पैसा मिला, ठीक है, आंध्र प्रदेश को मिला, जबकि वो तो स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो इसलिए क्योंकि सरकार भी बचानी है। ठीक है, तो वो सब चलता रहता है, हम उसको पढ़ते रहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कुछ बातें। चलते हैं नेक्स्ट है इंडियाज ओनली राइडली टर्टल
नंबर्स इंप्रूव बट क्लाइमेट स्क्यूज सेक्स रेशियो। देखो है क्या समझना, ये एक टर्टल है, ठीक है, जिसका नाम है ओलिव राइडली। ये सबसे ज्यादा 3 जगह मिलता है, याद रखना। सारे के सारे पॉइंट फैक्चुअल डाटा है, आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इवन यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सिंपल याद रखना, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है, लेपिडोक्लेस ओलिवाका, ठीक है, जो भी है साइंटिफिक नाम, ठीक है। सबसे ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट किसका है, पोल्यूशन। देखो आपने देखा होगा बीच के ऊपर है ना कितना पोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तुम घूमने जाते हो, वहाँ आइसक्रीम की स्टॉल लगी है, तुमने कहा कि वहीं डाल दिया, मिट्टी में मिल गई, ये बेचारे वहीं रहते हैं, पानी में चला गया, तो पोल्यूशन बहुत हो रहा है। दूसरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा राइज हो रहा है इनका, ठीक है, उस रीजन का। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो ओलिव राइडली टर्टल है ना, ये समुद्र में रहते हैं। कैसे पानी में रहते हैं, तो याद रखना ये आपके पाए जाते हैं किसमें, वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं, गर्म पानी में। देखो 2 तरह के पानी होते हैं, एक वार्म एक कोल्ड, जिसको हम वार्म करंट और कोल्ड करंट भी कह देते हैं, हॉट करंट या कोल्ड करंट कह देते हैं। यानी कि जो पोल्स की तरफ से जो पानी की लहरें आते हैं उसको क्या कहते हैं, कोल्ड करंट कह देते हैं, और जो इक्वेटर की तरफ से जाते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, वार्म करंट कह देते हैं। शायद मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया भी होगा, ठीक है। अब होता क्या है, दुनिया में जितनी भी स्ट्रक्चर है ना, सबके लिए कहीं ना कहीं ये करंट ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हर कॉन्टिनेंट का, हर कंट्री का जो वेस्टर्न पार्ट होता है, आपने देखा होगा, उसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, बेसिकली डेजर्ट मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं करंट का ही रोल होता है। तो ये बेसिकली गर्म पानी में पाए जाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। कहाँ पर, पैसिफिक में, इंडियन ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में। कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और उनका IUCN स्टेटस कौन सा है, तो वल्नरेबल उसका स्टेटस है। अब देखो दिक्कत क्या है, ये पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन जब इनको नेस्टिंग करनी होती है, यानी कि जब इनको बेसिकली कह सकता हूँ बच्चे पैदा करने होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बीचेस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, दुनिया में 3-4 जगह ही है जहां पर ये लोग क्या करते हैं, मास हर्डिंग करते हैं या मास नेस्टिंग करते हैं। और इसका एक वर्ड याद रखना है, एरीबाडा। आपसे पूछ लेगा, रिसेंटली एरीबाडा वाज सीन इन द न्यूज, व्हाट इज दिस। तो ये एक वर्ड है किसके लिए, मास नेस्टिंग के लिए। ये लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, अपना क्या बोलते हैं, इनका जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जन्म होता है, फिर बाद में एक साथ वहां से निकल जाते हैं। तो अभी पिछले 4-5 दिन के अंदर ही लगभग, या 7-8 दिन के अंदर ही लगभग 4 से 5 लाख ओलिव जो टर्टल्स हैं वो उड़ीसा के बीच पर आ चुके हैं। 2 लोकेशन है जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, कौन कौन सा है, गैरीमाथा एंड रूसी कुल्या, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको और कोस्टा रिका, ये 4-5 जगह है, 2 इंडिया में है, जहां पर ये अपना क्या करते हैं, अपना जमावड़ा बना के बैठ जाते हैं, यानी कि इनका रीजन है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, ये न्यूज में है। वो दिक्कत क्या है इनके साथ, तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो फीमेल है ना उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मेल जो टर्टल्स है उनकी संख्या कम होती जा रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पोल्यूशन, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही लिखा गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, देखो अगर मान लो ऐसा हो जाए कि फीमेल ही फीमेल हो जाए, तो क्या फिर अगर मेल ही नहीं बचेंगे तो फिर फ्यूचर जनरेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए दोनों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा याद रखना, 4-5 इसमें जस्ट फैक्चुअल डाटा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कर्नाटका सीएम स्लैम शाह रिमार्क्स ऑन द डिलिमिटेशन। मैंने आपको कल भी समझाया था कि डिलिमिटेशन होने वाला है, कब तक फिक्स है, तो बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 डिलिमिटेशन इज फिक्स टिल 2026। और 2026 के बाद क्या होगा, डिलिमिटेशन होगा। कितनी बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है। आर्टिकल कौन कौन से, 82 में लिखा है सेंटर के लिए, आर्टिकल 170 में स्टेट के लिए, हमने कल डिस्कस किया था। कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, ठीक है। 1951 के सेंसस के बाद 52 में, 61 के सेंसस के बाद 62 में, ठीक है, 71 के सेंसस के बाद 72 में, और लास्ट 2001, ठीक है। लेकिन अभी भी किसके बिहाफ पर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, 1971, क्योंकि उस समय पूरे भारत की पॉपुलेशन बराबर थी। मैंने कल आपको समझाया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैसे पॉपुलेशन का उसका रोल होता है, ठीक है। MLAs की वोट वैल्यू और MPs की वोट वैल्यू निकाली जाती है, तो उसमें पॉपुलेशन का रोल रहता है। तो साउथ वालों को लगता है कि राजा को इलेक्ट करने में हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, तो वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन ना हो, क्योंकि डिलिमिटेशन होगा तो तमिलनाडु को लगता है कि उनकी 8 सीटें कम हो जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि तुम हमें उल्लू मत बनाओ, ठीक है, ये जरूर होगा और हम इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरी बात ये है कि इसको मुद्दा इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर क्या होने वाले हैं,
साउथ साइड में इलेक्शन वगैरह भी होने वाले, ठीक है। इसलिए कर्नाटक के अंदर आपने देखा होगा लैंग्वेज को मुद्दा बना रखा है ना, तमिलनाडु सीएम लिस्ट लैंग्वेज स्वैलोड बाय हिंदी, है ना। मैंने आपको कल भी बताया था, इन्होंने कहा था 3 लैंग्वेज मॉडल पे काम नहीं करेंगे, 2 लैंग्वेज रखेंगे, इंग्लिश एंड कन्नड़, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कन्नड़ खत्म हो, तमिल वाले नहीं चाहते कि तमिल खत्म हो, तमिलनाडु वाले, ठीक है। तो ये मैटर भी वहां पर चल रहा है बेसिकली ना। मैंने कल भी समझाया था, कन्नड़ कर्नाटका जाते हो तो हर जगह कन्नड़ में या इंग्लिश में लिखा मिलेगा। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है और हिंदी आती है तो बेचारा वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकता बेसिकली, है ना। और समझ में आ रही है। तो वो पूरा का पूरा मैटर चल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी इनका इलेक्शन भी है। जैसे लास्ट टाइम जब बिहार में इलेक्शन थे तो बहुत सी पार्टियों ने कास्ट सेंसस को मुद्दा बना लिया था कि हम जाति जनगणना करेंगे, है ना। तो अभी इलेक्शन भी है तो मुद्दा उठा हुआ है, तो हो सकता है दोबारा जीतने के लिए सब किया जा रहा हो, ठीक है। तो आप जानते हो इतनी तो आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस हो चुकी होगी। लेकिन हाँ, अगर होगा, अच्छा अब एक मुद्दा निकल के आता है 2026 में ही क्यों करना चाहते हैं। देखो, पॉपुलेशन सेंसस जो सेंसस था वो 2011 में था, 2021 में होना चाहिए था, नहीं किया। बोले कोविड-19 है ना, बहाना बना दिया। अब आप कहोगे सर कोविड-19 तो सही में था, इलेक्शन हो रहा था, रैलियां हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बस जब पॉपुलेशन काउंटिंग करने की बात आई तो बोले क्या है, कोरोना है। मतलब उन्होंने बेवकूफ बनाते गए, हम बनते गए। अब वो 2026 के अंदर क्या करना था, डिलिमिटेशन। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, डिलिमिटेशन के लिए क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन सेंसस था ना, या जो सेंसस था उसको हम 2025 में कर लेते हैं, 26 में उसकी भी डेट पूरी हो जाएगी, इसकी एक साथ क्या करेंगे, डिलिमिटेशन कर देंगे। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो भी इसी से इंपोज मार देंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो इन्होंने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया था, उसको भी बोले अभी लगा देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ ही कब इंप्लीमेंट कर देंगे, 2026 में, यानी कि 2027 28 तक हो जाएगा। 2029 में क्या आएगा, इलेक्शन आएगा। तो फिर इलेक्शन में दोबारा से फाइट करने के लिए 5-4 मुद्दे इनको क्या हो जाएंगे, तैयार मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसा कुछ चल रहा है और कुछ भी नहीं है। बाकी आप, हमें तो एग्जाम से मतलब है, तो सारे बेसिक डाटा एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। ओके, चलते नेक्स्ट। CAG रिपोर्ट ऑन एक्साइज पॉलिसी रेफर टू PAC। मैंने आपको कल भी समझाया था, जो हमारा CAG है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका आर्टिकल कौन सा है, 148। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, बाय प्रेसिडेंट इसकी अपॉइंटमेंट करता है। और मोस्टली किसको बनाया जाता है, IAS ऑफिसर्स को बनाया जाता है। इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। काम क्या है इसका, जो बजट का पैसा एलोकेट होता है, उस बजट के पैसे की क्या करना, अकाउंटिंग करना, प्लस उस पैसे की क्या करना, ऑडिटिंग करना, कि भाई उसके अंदर करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। वो सारी चीजें कौन पकड़ता है, तो वो सारी चीजें पकड़ता है CAG। और इसी CAG ने कांग्रेस को बर्बाद किया हुआ है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये जो CAG होता है, ये अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है, तो याद रखना आर्टिकल 149 में इसके काम लिखे हुए हैं। जैसे मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, जब से बना तब से 1950 से लेकर 1976 तक, ठीक है, ये क्या करता था, अकाउंटिंग भी करता था, ऑडिटिंग भी करता था। किसकी, इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैंने लिख दिया, दोनों काम करता था। लेकिन 1950 से लेकर आज तक, ठीक है, टिल डेट, है ना, मैंने टिल डेट लिख दिया, एट प्रेजेंट, ये क्या करता है, ये आपकी ऑडिटिंग करता है। किसकी ऑडिटिंग करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे की ऑडिटिंग करता है, ठीक है। और 1950 से लेकर आज तक ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, तो ये अकाउंटिंग भी करता है प्लस ऑडिटिंग भी करता है, ठीक है। लेकिन 1976 से लेकर आज तक टिल डेट जो अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग इज डन बाय द CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है। इसका पहला MC स्वामीनाथन थे, अभी कौन है इसके, S दुबे, कि शायद मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। ये काम होता है किसका, CAG का, ठीक है। टेन्योर 6 साल यानी कि 6 ईयर, या फिर इसकी एज कितनी हो जाए, 65 ईयर इसकी एज हो जाए। तो ये अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है, तो सिंपल याद रखना, द CAG सबमिट इट्स रिपोर्ट टू, किसको सबमिट करेगा, तो याद रखना प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसका में बंदा होता है, तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे काम करता है, उसकी सलाह पर काम करता है, उसकी एडवाइस पर काम करता है। तो एक ऐसे आदमी को बना लेंगे जो खुद का आदमी हो, तो उनकी रिपोर्ट, बजट कौन लाता है, सरकार का बंदा कौन है, प्रेसिडेंट किसने किसको अपॉइंट किया, CAG को। CAG वही रिपोर्ट बनाएगा जो प्रेसिडेंट चाहेगा, प्रेसिडेंट क्या चाहेगा, जो प्राइम मिनिस्टर चाहेगा। सरकार किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की। तो घपला यानी करप्शन कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो इस बात को देखते हुए क्या हुआ, एक कमेटी है, याद रखना, एक PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी।
और पब्लिक अकाउंट कमेटी याद रखना बनी थी 1921 में, 1921 में, अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, क्योंकि बजट तो अंग्रेजों के टाइम पर भी आता था ना। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पीएससी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। देयर आर 22 मेंबर्स इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें 15 कहां से होते हैं, लोकसभा से, और 7 कहां से होते हैं, राज्यसभा से। और ये क्या करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, सीएजी की रिपोर्ट को चेक करती है, वेरीफाई करती है कि कहीं ये सरकार को बचाने के लिए तो नहीं कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि इसको हेड कौन बनेगा, तो इसका जो हेड होता था सीएजी जो पीएससी का, वो पहले होता था लोकसभा का स्पीकर। और ये स्पीकर कब तक होता था, तो याद रखना टिल 1967। लेकिन फिर इनको लगा कि यार ये भी तो बंदा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट होता है, तो उन्होंने क्या किया, इसको चेंज करके क्या कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन कहां पर, लोकसभा में, जो कि आज के दिन कौन है, राहुल गांधी, है ना, राहुल गांधी। अब क्या हुआ, अब लीडर ऑफ अपोजिशन उसका हेड बन चुका है। अब अगर मान लो सरकार ने करप्शन किया था, ठीक है, और अगर सरकार ने करप्शन किया था तो उसकी वेरीफाई कौन कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है कि मैं राजा हूं, मैं कुछ गलत काम करता हूं तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम मेरा अपोज करो, और इसीलिए तुम मेरे सामने बैठे हो सरकार लोगों के द्वारा चुनकर कि मैं गलत करता हूं तो तुम अपोजिशन में हो। लेकिन अगर अपोजिशन ही नहीं रहेगा तो मैं तो मनमर्जी करता रहूंगा। तो बेसिकली इसी को देखते हुए किसको बना दिया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को। मैंने करप्शन किया तो तुम बैठे हो मुझे पकड़वाने के लिए। लेकिन पिछले 10 सालों में ये था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास 10% सीटें नहीं थी अपोजिशन में बैठने के लिए। लेकिन इस बार है, तो इस बार इसीलिए वो हारने के बाद भी डीजे बजाकर नाच रहे थे, आप ये सब जानते हो। ठीक है, तो ये जो आपके दिल्ली का जो केस था, आम आदमी पार्टी का लीकर केस, वो किसके पास चला गया, पीएससी के पास। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये कुछ बातें याद रखना। ओके, ए प्रोसेस वेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विल बी कैजुअलिटी। देखो हमारा देश जो है ना, इंडिया, समझना, इंडिया दुनिया का सबसे स्ट्रोंगेस्ट डेमोक्रेसी में आता है, सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। सबसे ज्यादा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स, है ना, सबसे पावरफुल है। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मैंने आपसे कई बार कहा है, तो हमने सबसे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीजें अच्छी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज बोले उठा लो रशिया से, फंडामेंटल राइट्स बोले उठा लो यूएसए के सबसे अच्छे हैं, इमरजेंसी बोले उठा लो जर्मनी की अच्छी है, बोले डीपीएसपी बोले आयरलैंड के अच्छे उठा लो। मतलब दुनिया की जो बेस्ट चीजें थी उठाकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी सही से चल रही है, क्या यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है? बस उसी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, ठीक है, पीडीटी आचार्य ने। देखो है क्या, समझना। आपने एक नाम सुना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कब बना था? 25 ऑफ द जनवरी 1950, और इसीलिए 25 जनवरी क्या बनाते हो, नेशनल वोटर्स डे। कल भी शायद ये आर्टिकल कुछ था, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कौन करवाएगा इलेक्शन? तो अपॉइंटमेंट कौन करवाएगा? तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट बना देता है, बन जाते हैं। अब एक मुद्दा निकल के आया कि भाई जब इसकी अपॉइंटमेंट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो कैसे होती है? तो अभी तक कुछ नहीं था, 2023 तक कुछ भी नहीं था। होता क्या था, ये प्रेसिडेंट रिकमेंड कर देता था, वो बना देते थे, ठीक है, प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर देता था। फिर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक कमेटी नहीं बन जाती, हम क्या करते हैं, एक 2 मेंबर की बॉडी बना देते हैं, और 3 मेंबर की बॉडी बना दी गई, जिसमें एक कह दिया गया कौन होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक हमारा कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और एक हमारा कौन होगा, हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये बना दिया गया। फिर क्या हुआ, अब जो हमारी सरकार थी उसने क्या किया, इसके ऊपर एक बॉडी बना दी, और बॉडी क्या बनाई, उसमें बोले एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और बोले कि जो आपका सीजीआई था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको हटाकर क्या कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया। अब आपको पता है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं, तो बताओ 15% हो सकते हैं। पहले 10% थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको बढ़ाकर 15% कर दिया था। तो कोई भी एक उसमें बन जाएगा, उसको भी अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करता है। अब सोचो कि तुम्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, जिसका काम है भारत में सारे इलेक्शन करवाना। और इलेक्शन जो कमीशन है वो बेसिकली कौन से आर्टिकल में, 324 में, और ये हमारा एक क्या है, पिलर है, ठीक है। अगर यही करप्टेड हो जाता है तो बेसिकली कुछ नहीं बचा, डेमोक्रेसी तो वैसे खत्म हो गई। तो कहा गया कि अब इसकी जगह ये होंगी। तो देखो ध्यान से समझना, बस इसी 2 डायग्राम को इसने डिस्कस किया बहुत अच्छे से, कि जब ये वाला सीन था
तो देखो, अगर कुछ किसी को अपॉइंट करना है तो 2:1 में करना पड़ेगा, 2:1 में करना पड़ेगा। तो यहां पर एक है प्रधानमंत्री जिसकी सरकार है, यहां पर एक लीडर ऑफ अपोजिशन जिसका काम ही अपोज करना है, क्योंकि तभी तो सरकार अच्छे से काम करेगी, और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो न्याय का देवता है, ठीक है, जस्टिस का भगवान है, गॉड है, जो भी है। अब क्या हुआ, तीनों बैठे हैं, तो एक ऐसे बंदे को लाएंगे जिससे ना इसका फायदा हो, ना इसका फायदा हो, ना इसका फायदा हो, और वो फिर अच्छे से इस ट्रांसपेरेंट और इस जो इंडिविजुअल बॉडी है उसको चला पाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर जब सरकार को लगा यार ये गलत हो रहा है, तो सरकार ने कहा कि हम ये कर देंगे। अब एक बात बताओ, ये एक पार्टी का, ये एक पार्टी का हो गया 2:1, कौन सुनेगा? राहुल गांधी की कोई नहीं सुनता, वैसे नहीं सुनते, ये कौन सुनेंगे? अब बताओ क्या ट्रांसपेरेंसी बची? क्या नहीं बची ना, उड़ गई। क्या तुम्हें लगता है कि डेमोक्रेसी जो आज भी जिंदा रहेगी? नहीं लगता, क्योंकि उसके उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसको जो बनाया जा रहा है, उसके अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं, क्या गारंटी को बीच में करप्शन नहीं करोगे, घपला नहीं करोगे? बात समझ में आ रही है? तो यही आर्टिकल लिखा है कि ए प्रोसेस वेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विल बी ए कैजुअलिटी। आप इसको जस्ट पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। कब आया था ये बिल? 2023 में। अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार, कल परसों, वो इसी प्रोसेस से बनाए गए हैं, इस सेम प्रोसेस से। समझ गए पहले कौन थे, अब जानते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? राजीव कुमार को हटाकर ज्ञानेश कुमार बन गए हैं, ठीक है? तो ये इसमें डिस्कस किया गया, तो आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताना कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कितने मेंबर बॉडी है, ठीक है? कितने मेंबर बॉडी, और कब वो उसकी मेंबर, पहले वो 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी जब सुकुमार सेन फर्स्ट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, बाद में वो 3 मेंबर कमेटी बनी थी। कब बनी थी? हाँ, मुझे बताना, ठीक है? किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी वो भी बताना। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर क्लिनिक क्लोज इन द हैदराबाद आफ्टर एड फ्रीज। देखो, जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं वो क्या कर रहे हैं, दुनिया भर को जो फ्री की फंडिंग देते थे कि कहीं भलाई हो रही है, बुराई हो रही है, जो भी पैसा देते थे, है ना, फॉरेन एड के नाम पे, वो सब बंद कर दिया उन्होंने। और वो जब बंद कर दिया तो एक प्रोजेक्ट चलता है भारत में जिसका नाम था प्रोजेक्ट एक्सेलरेट। अंडर दिस प्रोजेक्ट एक्सेलरेट एक क्लिनिक खुली थी, मित्र क्लिनिक। एंड मित्र क्लिनिक किसके लिए खुली थी? फॉर द ट्रांसजेंडर्स। जो आपके यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो थर्ड जेंडर जिसको कहा जाता है, ठीक है, उन लोगों के लिए इलाज के लिए, क्योंकि देखो उन लोगों के साथ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप भी किसी को देखते हो कोई ट्रांसजेंडर है, कोई LGBTQ कम्युनिटी का बंदा है, तो आप भी उसके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करते हो, है ना, चाहे उसका मजाक उड़ाओ, चाहे कुछ भी करो, है ना। तो बेसिकली उन लोगों को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो नॉर्मल हॉस्पिटल में जाकर, क्लिनिक में जाकर इलाज भी नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पर भी उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट और वो सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट एक्सेलरेट। उसको फंडिंग कौन दे रहा था? तो उसको फंडिंग दी जा रही थी कहां से? अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से। जिस प्रोग्राम का नाम क्या है? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यूएसएड कहते हैं। अब क्या हुआ, इसके थ्रू इसको खोला गया था कहां पर? हैदराबाद में। तो आपसे पूछेगा इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक का नाम क्या था? मित्र क्लिनिक। ये क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसको जहां से फंडिंग मिलती है बंद हो गई है। कहां से मिलती थी? अमेरिका से। कहां पर खुली थी ये? हैदराबाद में। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट एक्सेलरेट, ठीक है। सिंपल 1 लाइनर का क्वेश्चन है, तो जस्ट याद रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन मस्ट रिमेन ट्रू टू बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड द फेडरलिज्म। फिर दोबारा से वही बातें आ गई जो आपके तमिलनाडु के सीएम है ना, MK स्टालिन, और ये सब क्या कह रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। किसको? डिलिमिटेशन को। और अगर होगा तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। बार बार आ रहा है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर MIT का टाइम आएगा तो दोबारा से मैं उसके अंदर डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। काफी बार डिस्कस कर लिया हमने किसका? डिलिमिटेशन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। Will the US change Ukraine policy and the Russia-Ukraine war? देखो, समझना बहुत अच्छी चीज है ना, वो ध्यान समझना। बार बार आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर रशिया यूक्रेन समझा दो। मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है। देखो हुआ क्या, मैंने कहा एक है US से, ठीक है, वो ध्यान से समझना। एक है रशिया, ठीक है, और एक है इंडिया। मैं तीनों को देख लेता हूं, ठीक है। ये रशिया पहले किसका पार्ट था? USSR का। और ये क्या है? ये USA है, ठीक है। ये पहले दोनों के दोनों एक तरफ हुआ करते थे। ये USSR कब बना था? तो USSR वाज फाउंडेड इन 1922। बहुत ध्यान से समझना, सारे फैक्ट लिख लेना। अब जब ये 1922 में बना, ठीक है, तो आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना, मैं सारी चीजें लिख देता हूं। 1914 से 18 तक चला,
उस समय यूके, ठीक है, और जो आपका रशिया था वो था उस समय यूएसएसआर नहीं था, है ना। मैं इसी पे फोकस रहता हूँ। 1922 में क्या बन गया, यूएसएसआर बन गया। फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। वो कब से कब तक चला, 1939 से 1945 तक चला। इस वर्ल्ड वॉर के अंदर एक तरफ था यूके, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था इसके साथ फ्रांस। उस तरफ आप जानते होंगे जर्मनी था, इटली था, ठीक है, और जापान था, ठीक है। और इस यूएसए ने इस जापान के दो शहरों के ऊपर, एक का नाम क्या था, हिरोशिमा, एक का नाम था नागासाकी। तो हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को और नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया था, जिस वजह से क्या हुआ, ये यूएसएसआर नाराज हो गया और नाराज होने की वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया, एक वॉर चल गया जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। और ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। समझना बहुत ध्यान से, बेसिक चीजें बता रहा हूँ, काफी बार बताई जा चुकी है। और ये चला लगभग 1945 से 1991 तक। आफ्टर 1991 क्या हुआ, इस यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, 2 पार्ट्स में टूट गया। एक बन गया आप सबका फेवरेट रशिया और दूसरा बन गया यूरोपियन यूनियन। 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। और अब ये मुद्दा किस किस के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो अब मैं इस कहानी को यहाँ पर लिंक करने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ गई कैसे कैसे क्या हुआ। अब देखो शाबाश, अब क्या हुआ, रशिया अलग हो चुका है, ठीक है। हालांकि ये अभी भी किसके अगेंस्ट में है, तो ये अगेंस्ट में है किसके, आपके यूएसए के, ठीक है। और यूएसए में जब ट्रम्प सरकार आई थी तो ट्रम्प किसका मित्र है, तो आपको पता होगा ट्रम्प किसका फ्रेंड है, इज अ फ्रेंड ऑफ रशिया, ठीक है। अब देखो एक बात समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो यूएसए ने एक ग्रुप बनाया था, G7 बनाया था, जिस ग्रुप का नाम था पहले G6, आई थिंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा चुका हूं। और ये जो G6 था, इसके अंदर दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्रीज थे जो क्या कर रहे थे, इसको बनाए थे। क्योंकि उस समय इजराइल की लड़ाई चल रही थी, उसके जो 4 नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ। और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके जब इजराइल के साथ लड़ाई चल रही थी, क्योंकि इजराइल को जबरदस्ती बसाया गया था वहां पर, मैंने एक इजराइल हमास के ऊपर वीडियो डाल रखी है, उसको देख लेना। जब इसकी लड़ाई चल रही थी तो इजराइल की हेल्प कौन करता था, यूएसए, क्योंकि यूएसए ने जबरदस्ती बसाया था वहां पे, ठीक है, जिसको कैनान कहा जाता था, ठीक है, पैलेस्टाइन के अंदर। अब क्या हुआ, जब इनकी लड़ाई चल रही थी तो बेसिकली क्या हुआ, इजराइल बार बार जीत जा रहा था क्योंकि यूएसए का सपोर्ट था। तो ये मुस्लिम कंट्रीज थी, ये सोचिए अब क्या करें। तो इजराइल का दोस्त है यूएसए और यूएसए का दुश्मन है रशिया। तो बेसिकली ये कहां पहुंच गया, रशिया के पास, यानी कि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। मैं 1967 की बात बता रहा हूं, जिस समय 6 डे वॉर हुआ था, 6 दिन लड़ाई चली थी। इजराइल अकेला था, 4 मुस्लिम कंट्री थी, इसने सबको हरा दिया था और ये जीत गया। जीतने के बाद ये जो लोग थे ना हारे हुए, वो दुखी हो गए, बोले दुश्मन का दुश्मन बोले दोस्त, सीधे चले गए दोस्त के पास। दोस्त से कहा कि यार हम क्या करें कि हम इजराइल से जीत जाएं। तो इस दोस्त ने कहा कि देखो तुम्हारा दुश्मन जो है ना, तुम्हारा जो दुश्मन का दोस्त है वो है यूएसए, और वो उसको पैसा देता है। वो पैसा इसलिए देता है क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा क्यों है, क्योंकि उसके पास इंडस्ट्रीज हैं, वो डेवलप्ड है। तो इंडस्ट्रीज किस पे चलती हैं, तो बोले इंडस्ट्रीज तो पेट्रोल पे चलती है, क्रूड ऑयल पे चलती है, ऑयल पे चलती हैं। तो बोले एक काम करो, उसको ऑयल देना बंद कर दो, क्योंकि ऑयल तो सारा मिडल ईस्ट की कंट्रीज में मिलता है। इन सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम अमेरिका को ऑयल नहीं देंगे। जब इन्होंने ऑयल देना बंद कर दिया तो 1973 में अमेरिका के अंदर ऑयल क्राइसिस आ गए। जब ऑयल क्राइसिस आ गए तो अमेरिका सोचा कि यार मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बर्बाद हो जाएगा कुछ, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी नहीं है इंडस्ट्री। तो उसने दिमाग लगाया और उसने 1975 में 6 डेवलप्ड कंट्रीज का, जिसको पहले इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन कहते थे, उसका ग्रुप बनाया, है ना। और ग्रुप बनाने के बाद उसने कहा ठीक है मुझे मत दो, इन 6 को तो दोगे। अब इनकी मजबूरी है कि अगर इन्होंने अमेरिका के साथ साथ बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन को पेट्रोल नहीं बेचा तो पानी किससे पिएंगे खरीद के, क्योंकि पैसा तो चाहिए, नीचे से पानी निकलता नहीं है, पानी पीने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पेट्रोल बेचना पड़ेगा, और अगर इनको नहीं बेचा तो बर्बाद हो जाएगा। तो इन्होंने ऑयल क्राइसिस से निकलने के लिए G6 बना दिया और G6 बन गया। फिर इस G6 के अंदर शामिल होता है कौन, 1976 में इसमें ऐड हो गया कनाडा, ठीक है। कनाडा के आने से ये बन गया G7, याद रखना, सारे पॉइंट लिखते रहना। फिर 1998 जब आया तो रशिया बोला मुझे भी ऐड कर लो, क्योंकि उस समय वो यूएसएसआर था, वो रशिया बन चुका है। बोला मैं सुधर गया, बोले सुधर गया तो आ जाओ। तो क्या हुआ, ये G7 से क्या बन गया, G8 बन गया, क्योंकि इसमें रशिया आ गया। अब धीरे धीरे टाइम पास होता रहा, आ गया 2014 आ गया। अब क्या हुआ 13-14, अब क्या हुआ, अब रशिया को लगा कि यार मैं अमेरिका को दोबारा से क्या कर दूं, पीछे कर दूं, क्या करूं। बोले मैं कब्जा करना शुरू कर देता हूं।
अब यूरोपियन यूनियन जो था उनका एक ग्रुप है जिसमें 28 कंट्रीज थी, यानी कि हालांकि ब्रिटेन 2020 में निकल गया इसलिए उसको ब्रेक्जिट कहते हैं, तो आज के दिन उसमें 27 कंट्रीज हैं। अब क्या हुआ, इसको लगा कि यार मैं क्या करता हूं, एक देश को कब्जा लेता हूं। तो इसने क्या किया, समझना पूरी कहानी, इसने क्या किया, ये जो आपका क्या नाम है इसका, रशिया, उसने क्या किया, ये जो आपका क्रीमिया है, समझना पूरी कहानी है ना, इस क्रीमिया को इस रशिया ने क्या कर दिया 2014 में कब्जा लिया, अनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014। अब जब इसने इसको कब्जाया तो बाकी के यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो डर गए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, समझना बहुत ध्यान से, और रशिया पहले एक ही थे, इसको यूएसएसआर कहते थे, और ये अलग हुआ था 1991 में, और इसने क्या किया 2014 में इसको लूट लिया। तो बाकी के यूरोपियन यूनियन के कंट्री डर गए, बोले रशिया धीरे धीरे क्या करेगा, सबको खा जाएगा। तो हुआ क्या कि इस यूरोपियन यूनियन के डर की वजह से ये सारे भागे किसकी तरफ, यूएसए की तरफ, क्योंकि इसका दुश्मन यूएसए इसको बोला अच्छा ऐसी बात है। तो यूएसए ने सबसे पहले काम क्या किया, G8 में से लात मार के निकाल दिया रशिया को, और G8 अगेन क्या बन गया, G7 बन गया। पहला काम हुआ 2014 में निकाल दिया उसको। अब जब इसने इसको कब्जा लिया तो अब ये रशिया सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, सबको धीरे धीरे कब्जाऊंगा। ठीक है, समझ रहा पूरी कहानी। फिर बीच में सरकार आ गई किसकी, ओबामा साहब की। ठीक है, ओबामा क्या बोला, ओबामा बोले ठीक है लड़ते नहीं है, मिलजुल लेते हैं। मिलजुल ले तो क्या करते हैं, तो याद रखना एक ग्रुप बनाया गया था P5+1। बताना मुझे P5+1 कब बना था और इसमें कितने मेंबर थे। ठीक है, देखता हूं कौन बताता है। इस P5+1 में इसको जोड़ दिया गया। फिर आ गया ट्रंप सरकार, ट्रंप ने क्या किया, उसको फिर लात मार दिया, उसको भगा दिया। अब ये हो गया दुखी। अब समझना ये जो यूक्रेन है ये इसकी कैपिटल है क्यू। इस यूक्रेन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, मैंने कल भी समझाया था, यूएस से रूस की डील हुई थी। तो इस रशिया को लगा कि मैं इसके मिनरल्स को कैप्चर कर लेता हूं, क्यों मैं पावरफुल हो जाऊंगा, क्योंकि मिनरल्स के लिए 75% किसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, चाइना के ऊपर। तो जब इसको ये लगा तो इसने अटैक मार दिया किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। और जब यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो यूक्रेन डर गया। यूक्रेन बोला अब मैं क्या करूं, यूक्रेन भाग गया सीधा यूएसए के पास, बोला मुझे ले लो। यूएसए बोला देख ऐसे तो नहीं लूंगा, एक काम कर, हमारा एक ग्रुप है नाटो, ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारा नाटो बोला 1949 में बना था, और बोला एक मिलिट्री ग्रुप है, और बोला कि अगर तू इस नाटो में ऐड हो जाएगा तो हम तुझे बचा लेंगे। और इस नाटो में आज के दिन 32 कंट्री है, 32 मेंबर है, 32। उसने कहा कि अगर तू इसमें आ जाएगा तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, यानी कि एक शेर का झुंड है, अगर किसी ने इस झुंड पे पत्थर मारा तो सारे एक साथ उसे अटैक कर देंगे। तो यूक्रेन को लगा यार बहुत अच्छी डील है, क्यों ना मैं नाटो में शामिल हो जाऊं, कोई मुझ पर अटैक करेगा तो मेरे को बचा लेंगे। यूक्रेन चल दिया किसकी तरफ, नाटो की तरफ। लेकिन नाटो की एक कंडीशन थी कि अगर सारे के सारे मेंबर्स एग्री होंगे तो ही तुम ऐड करेंगे। 2 मेंबर ने मना कर दिया, एक मेंबर ने मना कर दिया ना कि नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। समझ गए, बाइडेन ने कहा एक काम कर सबको मना ले, ये बाइडेन बनाने लग गया। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट, जो अपने यहाँ का कपिल शर्मा है, कॉमेडियन ही तो वहां का प्रेसिडेंट, पहले कॉमेडी करता था, भगवंत मानी तो था, तो बेसिकली उसने क्या किया, सबको मनाना शुरू कर दिया। इधर से रशिया अटैक करता गया। रशिया ने अटैक करते ये वाला जो पूरा रीजन है, खैरसोन, जैपोरिजिया, ठीक है, डोनेत्स्क और लुहांस्क, इन सबको क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया। ये बच गया पूरा यूक्रेन, समझना पूरी कहानी, बच गया, इतना कैप्चर हो गया इसका रीजन। अब क्या हुआ, दोबारा से सरकार आ गई किसकी, ट्रंप की। अब ट्रंप ने क्या कहा इससे कि भाई देख, जितना कॉमेडियन भाई देख, जितना तेरे ऊपर मैंने पैसा खर्च किया है वो पैसा मुझे वापस चाहिए। अब देखो इसके साथ बुरा हाल क्या हुआ समझना, इसको इससे बचने के लिए चाहिए थे वेपन, और वेपन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो इसने वेपन खरीदने के पैसे ले लिए यूएसए से, और सारे वेपन इसके साथ लड़ाई में खर्च कर दिए। अब इसके यहां पर पैसा नहीं है खाने पीने का, तो इसने दोबारा से लोन ले लिया किससे, यूएसए से। लोन पे लोन ले लिया, बर्बाद हो गया। अब ट्रंप जैसे आया, बाइडेन इसका सपोर्टर था, जैसे ट्रंप आया, ट्रंप की दोस्ती रशिया से है, ट्रंप ने क्या किया, इससे कहा कि मुझे जितना पैसा लिया था वापस चाहिए। ये बोला पैसा तो है ही नहीं मेरे पास, तो ट्रंप ने कहा देखो एक डील कर सकता हूं, तेरे पास जितने मिनरल्स है ना उसका एक्सट्रैक्शन मैं करूंगा। ले गया मिनरल एक्सट्रैक्शन, मजबूरी ये देना पड़ेगा क्योंकि डेप्ट इतना हो चुका है, और ये बीच में फंस चुका है यूक्रेन, ना ये इधर का ना ये इधर का, घर का होता ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वैसी हालत हो गई बेचारे की। बात समझ में आ रही है। तो अब ये बीच में फंसा हुआ है, और ये कहता है रशिया की जो मैंने कब्जा लिया वो मेरा है आज से। अब देखो ये कह रहा है जो मैंने कब्जा लिया वो मेरा है, ये बीच में फंस चुका है। लेकिन बाकी की जो यूरोपियन यूनियन के, जो यूरोप के कंट्रीज हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि
पहले अमेरिका ने इससे कहा था कि तू नाटो में आजा, मैं बचा लूंगा, सारे खुश थे। अब अमेरिका ही कह रहा है, बदल गया, बोले मैं तो तेरे साथ नहीं हूं। अब बाकी के कंट्रीज डर रहे हैं कि कल को ट्रंप ने साथ नहीं दिया और ट्रंप ने कंप्लीटली विथड्रॉल मार लिया तो रशिया पूरे यूरोप को दोबारा से कैप्चर कर लेगा। तो उनको ये डर बना हुआ है, और ये डर बना हुआ है इसीलिए तुमने देखा होगा यूरोपियन यूनियन की जो हेड है, ठीक है, वो भारत आई हुई है 2 दिन की विजिट पे, कल परसों। क्योंकि उसने पहले किससे मोहब्बत कर ली थी? तो पहले मोहब्बत कर ली थी किससे? आपके यूक्रेन से, यानी कि ट्रंप से। और तुम्हें पता है, तुमने कहावत सुनी होगी, अगर तुम किसी से मोहब्बत करोगे तो धोखा तो मिलना वाला ही है, मिल गया धोखा। तो अब यूरोपियन यूनियन को लगता है कि अगर ट्रंप ने यहां से विड्रॉ करके रशिया को अकेला छोड़ दिया तो रशिया क्या एक शेर है, वो सबको खा जाएगा। और बचा कौन सकता है? इंडिया, क्योंकि इंडिया किसका सबसे अच्छा दोस्त है? रशिया का। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? तो इसलिए वो भारत की विजिट कर रहे हैं, ये उधर भाग रहा है, वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। ये पूरी क्या चल रही है? पॉलिटिक्स चल रही है। बात समझ में आ रही है? आई थिंक आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी। इन रीजंस के नाम लिख लेना अच्छे से, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अरे बात समझ में आ रही है? आई होप आप कुछ बातें समझ चुके होंगे, ठीक है? जैसे सी ऑफ अजोव, ये भी अभी न्यूज में था। यहां पर क्या? स्टेट ऑफ केर्च। आपसे पूछ लेगा स्टेट ऑफ केर्च किस किस को कनेक्ट करती है, तो इट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करती है, ठीक है? थोड़ा सा मैप बना हुआ है, इधर रशिया है, ये पूरा आपका क्या है? यूक्रेन है। ये कुछ रीजन्स के बारे में याद रखना, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है? जैसे डॉन रिवर यहां से फ्लो करती है, ठीक है? 2-4 बातें याद रखना। समझ गए? देखो, On Feb 18, US Secretary of State Marco Rubio met Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Riyadh, marking a dramatic shift in US policy regarding the Russia-Ukraine war. याद रखना, ये मीटिंग जो थी ना, it was decided to held in India, लेकिन इंडिया एक न्यूट्रल आदमी है। हमें पता है कि जब हमारा 1971 में लड़ाई हुई थी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। जब अमेरिका आ गया था पाकिस्तान की तरफ से अपना जहाज लेकर, तब रशिया आया था हमें बचाने के लिए। तब से हम रशिया के सपोर्टर हैं, हम न्यूट्रल रहते हैं, रशिया के अगेंस्ट कभी नहीं बोलते, ना सपोर्ट में ना अगेंस्ट में, मतलब हम उसी की तरफ हैं। तो ये पीस मीटिंग इंडिया में होनी थी, लेकिन इंडिया तो उसका इनडायरेक्टली भाई है, तो इंडिया में ना होकर कहां पर हुई? रियाद में। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? President Donald Trump has reversed the US stance on negotiations with Russia, aiming to end the Ukraine war as a part of his campaign promises. ठीक है? कैसे खत्म करेगा? समझ गया ना? धोखा दे दिया, बोला मैं तेरे साथ नहीं हूं, तू जाने तेरे काम जाने, ठीक है? Trump has criticized Ukrainian President Volodymyr Zelensky, calling him a dictator. उसको डिक्टेटर कह दिया। अभी तक उसका साथ दे रहे थे बाइडेन था, जब तक ट्रंप आते धोखा दे दिया, ठीक है? Demanding elections in Ukraine aligning with Russia's assistance. He claims that $350 billion has been spent on the war and wants to recover it through the economic deals with Ukraine. समझ गए? पैसा वापस करना है उसको। He has been critical of NATO's expansion, which he identifies as the root cause of the conflict. His administration policy shift recognizes Russia's battlefield gains, signaling an attempt to manage the US retreat from the conflict. European leaders fear that a US withdrawal would weaken Europe's security, leaving them to handle Russia alone. समझ गए? खुला सेहरा किसी को मार देगा, तो वो डर रहे हैं। समझ गए? आई थिंक कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। हिस्टोरिकली पीस टॉक्स हैव बीन हेल्ड इन हेलसिंकी, Brussels and the Geneva. Saudi Arabia's good relations with Russia, the US and Ukraine make it a neutral mediator. इसलिए क्या हुआ? सऊदी अरब के रियाद के अंदर हुई है, वरना इंडिया में होनी थी, क्योंकि इंडिया में होती तो रशिया के हम दोस्त हैं। समझ गए? कुछ बातें आई थिंक समझ में आई होंगी, ठीक है? कभी फिर एक MIT बना लेंगे, तो आप देख लेना। देखो, नेक्स्ट है गवर्नमेंट अपॉइंट्स तुहिन पांडे एज न्यू सेबी चेयरमैन। देखो, है क्या समझना? मैंने कहा कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तो 2 बॉडी होते हैं, याद रखना। एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875, NSE वाज स्टार्टेड या एस्टेब्लिश्ड इन 1992, ठीक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है, ठीक है? दलाल स्ट्रीट, आपने स्कैम 1992 देखा होगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी मुंबई में है। ये दोनों काम करते हैं स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, स्टॉक मार्केट की बॉडी है, ठीक है? BSE एंड NSE, ये ओल्डेस्ट है, ये बाद में बनी थी, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है? अब क्या गारंटी है कि पैसा सेफ है? तो बनाया गया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना बहुत ध्यान से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट वाज फाउंडेड इन 1988, बट इट वाज मेड एज ए कह सकता हूं कि इसको एक बॉडी कब बनाया गया? तो बॉडी बनाया गया 1992 में। कैसी बॉडी है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका कोई आर्टिकल नहीं है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इट वाज फाउंडेड इन 1988, बट इट वाज मेड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992, ठीक है? याद रखना।
और इसका काम है इन दोनों को रेगुलेट करना ताकि कोई पैसे की गड़बड़ ना हो। और इसका जो चेयरमैन है वो अभी कौन थी, माधवीपुरी बूच। लेकिन आपने देखा होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना, अडानी का जो घोटाला हुआ था उसके अंदर उसका नाम आ रहा था, ठीक है, उसको हटाया नहीं जा रहा था। तो अभी क्या हुआ, उसका 3 साल का टेन्योर आज 28 ऑफ द फेब को खत्म हो गया, तो उसको हटा कर नया सेबी का चेयरमैन बना दिया गया, जो कि कौन है, तुहिन पांडे। तो सिंपल ऑनलाइन में याद रखना, तुहिन कांता पांडे इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या काम करता है आप सब समझ चुके होंगे, ठीक है, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, क्वासी जुडिशियल है, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह ये काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट। EU टीम्स बिगिंस क्रूशियल विजिट। मैंने कहा था ना, है ना, कि अगर तुम मोहब्बत करोगे, तुम प्यार करोगे तो धोखा तो मिलेगा। मिल गया इनको धोखा। अब ये भाई चाह रहे हैं कि हम इंडिया की तरफ आए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा पर्सन है जो इनको रशिया से बचा सकता है, क्योंकि रशिया और इंडिया अच्छे मित्र हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी है तो आप समझ चुके हो। क्या नाम है इसका, बस नाम याद रखना, प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डे लियोन, ठीक है, सिंपल सा नाम याद रखना, ठीक है। कारण मैं समझा चुका हूं। लॉ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बोर्न ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराखंड गवर्नमेंट। देखो मैंने आपसे कहा था, पहला ऐसा स्टेट, पहली बात तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आई थिंक सबको याद होना चाहिए, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। स्टेट जब भी पॉलिसी बनाएगा इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा, ठीक है। अब बात निकल के आती है कि यूसीसी का मतलब क्या होता है, एक देश एक कानून होना चाहिए। यूसीसी काफी बार मैं समझा चुका हूं ना, सरला मुदगल वाला केस और वो सब, ठीक है। तो हुआ क्या, इस यूसीसी का मतलब क्या, पहला स्टेट कौन सा था, गोवा, याद रखना, 1867 में लग गया था प्री कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन यूसीसी लागू करने वाला कौन है, उत्तराखंड, ये भी आपको पता है, ठीक है, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये थी, मैंने शायद कल भी आपको बताया था, कि अगर आप लिव इन में रहते हो, तो लिव इन में अगर आप रह रहे हो तो आपको अपनी जो डाटा है वो सरकार के पास जमा कराना पड़ेगा, और आपको घर वालों की परमिशन से ही रहना पड़ेगा। मतलब आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि आप लिव इन में रह रहे हो। अब देखो दिक्कत क्या है लिव इन में, कि एक तो होता है शादीशुदा होना, है ना, शादी के बाद अगर मान लो किसी का मूड बदल गया, किसी ने किसी को छोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी डाइवोर्स होगा, उसके मतलब कि अगर उसको एलिमोनी चाहिएगा, जैसे बेचारा युजवेंद्र चहल 60 करोड़ में पकड़ा गया है ना, उसको देने पड़े, तो ऐसे मतलब फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो नहीं देखने को मिलेंगे किसी भी पार्टनर को, तो वो सब सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई लिव इन में रह रहा है और किसी का मूड किया, किसी दिन उठ के चला गया, और मान लो पीछे से बच्चा भी है, तो उस मदर और उसके बच्चे का क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप लिव इन में रहना चाहते हो तो आप अपना डाटा कलेक्ट कराओ, ताकि कल को कोई एक भाग भी जाए तो सरकार उसको पकड़ सके, और वो जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको सारे राइट मिल सके। वरना आपने देखा होगा कहीं रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई बच्ची मिल जाती है, कोई बच्चा मिल जाता है पॉलीथीन में, उसको डालकर कोई छोड़ गया ना, जो उनको माँ बाप नहीं रखना चाहते, तो सब इलीगल रिलेशनशिप्स के तो रिजल्ट होते हैं। तो सरकार नहीं चाहती किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना हो। तो अगर आप लिव इन में रहना चाहते हो तो यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली टू द गवर्नमेंट, ताकि तुम्हारा पूरा हिसाब किताब हो सके, ठीक है। तो बस वही आर्टिकल है, लॉ इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बोर्न ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराखंड, और कल मैंने डिस्कस किया था ना, कोई पूरा मैटर है, ठीक है। तो 2-4 फैक्चुअल डाटा याद रखना कि कौन सा स्टेट पहला था, कौन सा लास्ट था, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या यूसीसी होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। काफी बार पढ़ चुके हैं, फिर भी डाउट हो तो बताना, मैं दोबारा से समझा दूंगा, कमेंट कर देना। ट्रम्प 2.0 एंड द न्यू मैट्रिक्स ऑफ यूएस इंडिया डिफेंस टाइज। अब इंडिया और यूएस के डिफेंस के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत अच्छा आर्टिकल, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। हर्षवी पंत और कार्तिक बोमन कांति ने इसको लिखा है। Among the agreements announced is about India likely to proceeding with the purchase and co-production of the Javelin anti-tank guided missile and Stryker infantry combat vehicles. Co-production of the Javelin and the Stryker will boost domestic manufacturing and help integrate India more into the supply chain for these systems. In addition, India is to buy 6 more P-81 maritime patrol aircraft to augment the Indian Navy's maritime domain awareness. कुछ नहीं, हमारे और उनके बीच में कुछ डिफेंस एग्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसको पढ़ लेंगे। चलो मुझे बताना, इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, कौन कौन बताता है, देखते हैं, ठीक है। ये आप मुझे बताने की कोशिश करना। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसको पूछ सकते हो या कभी भी आकर मिल सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।